हाय गाइस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में कि जो हमारी गैसेस है जैसे कि ऑक्सीजन होगी या कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं। तो पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है कि ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो ब्लड है वो मीडियम जिसमें O2 और CO2 ट्रैवल करते हैं। अब ब्लड के भी दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है अपना प्लाज्मा और दूसरी तरफ होता है अपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें अपने आरबीसीज डब्ल्यूसीज वगैरह आते हैं। अब आगे हमें यही परसेंटेजेस दी हुई हैं कि प्लाज्मा में कितना परसेंटेज ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 कितना परसेंटेज होता है, और वही हम आगे पढ़ेंगे। और ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो पहला है 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs, मतलब 97% ऑक्सीजन अपने RBCs ही कैरी करते हैं। उसके बाद जो 3% बच गई वो अपना डिजोल्व स्टेट में कैरी होती है अपने प्लाज्मा से। उसके बाद हमें CO2 की परसेंटेजेस दी हुई हैं। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs, मतलब 20 से 25% CO2 अपनी RBCs कैरी करती हैं और 70% ऑफ इट इज कैरिड आउट एज बाइकार्बोनेट आयंस। उसके बाद 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो ये ऐसा पैराग्राफ है जिसमें याद करने वाला ही है सब कुछ, कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद अगली बात आएगी अपने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। तो पहला सवाल आता है कि ट्रांसपोर्ट अपना ऑक्सीजन कैसे होती है हमारी बॉडी में। कि हमने पढ़ तो लिया कि ब्लड कैरी करता है, लेकिन ब्लड में ऐसा क्या है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है, वही हम पढ़ेंगे। तो हमारे ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन, जो कि एक रेड कलर पिगमेंट है। और ये ही पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है अपने ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। अब हीमोग्लोबिन की कैरेक्टर्स क्या हैं कि पहली बात तो ये कि रेड कलर्ड है। दूसरी बात ये इसमें आयरन प्रेजेंट है। अब ये क्वेश्चन भी इजीली बनता है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। उन्होंने मेंशन किया हुआ है आयरन। अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछते तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये प्रेजेंट होता है। और आयरन एक तरह से रिस्पॉन्सिबल भी है इसको रेड कलर देने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर लेती है, जिसके कारण ये ब्लड से में ट्रांसपोर्ट इजीली हो पाती है। O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब बाइंड हो जाते हैं उसी को हम ऑक्सीहीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब आता है एक और फैक्चुअल पॉइंट कि ईच हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। अब यही लाइन आपको दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है, वो पूछेगा कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर 4 दे आएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में उन्होंने 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर 8 आएगा। और ये KVPY का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ इफेक्ट कर सकते हैं। तो बाइंडिंग ऑफ एक प्राइमरी फैक्टर आएगा। प्राइमरी फैक्टर है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन के प्रेशर पे डिपेंडेंट होगा कि कितनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी। अगर ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, मतलब ज़्यादा बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ। उसके बाद दूसरे सेकेंडरी फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। कि अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वो ऑक्सीजन के साथ compete करेगी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने के लिए। इसीलिए ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर भी ऐसे और फैक्टर्स हैं जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं इस बाइंडिंग के साथ। अब एनसीईआरटी में हमें एक कर्व दी हुई है। उस कर्व में हमें दिया क्या गया है, पहले तो उस कर्व में वाई एक्सिस पे हमें दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। मतलब कितनी परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन अपने ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगी। और एक्स एक्सिस पे दिया गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है उस
बाइंडिंग में। तो अगर हम इस कर्व को प्लॉट करते हैं तो ये एक सिग्मोइड कर्व आती है। ये अगला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, तो उसकी शेप क्या आती है? तो उसकी एक सिग्मोइड शेप आती है। दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व and is useful in studying the effect of factors like partial pressure of CO2, hydrogen concentration on binding of oxygen with hemoglobin। अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जो इफेक्ट करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था हमारी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को। अब एल्वियोलाई में हम बात करेंगे। अब एल्वियोलाई एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन लंग्स में जो प्रेजेंट होती है वो ब्लड में चली जाती है, मतलब हमारी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। मतलब हमारी एल्वियोलाई में ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जो प्रोमोट करें हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग विद ऑक्सीजन। अब हम वही पढ़ेंगे। तो एल्वियोलाई में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोमोट करते हैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये तो समझ आता है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा जल्दी बाइंडिंग होगी उसकी। अब आती है लो प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये भी समझ आता है क्योंकि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता तो उसके भी चांसेस होते हैं कि CO2 भी अपने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाए। पर इसी पर हमारा एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है, इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा जल्दी बाइंड हो जाती है। उसके बाद आ जाती है लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब कि हाई पीएच होगी। ये भी दो तरीके से पूछा जाता है, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि लेसर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को वो हाई पीएच भी लिख सकता है और उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। और लोअर टेम्परेचर ये फेवर करते हैं अपनी ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपना अगला इन्होंने दिया हुआ है कि टिश्यूज, जो हमारे टिश्यूज हैं उसमें ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। अब टिश्यूज हमारी ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मतलब उस जगह पे हमारी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग विद ऑक्सीजन वीक होनी चाहिए, तभी ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन का बॉन्ड टूटेगा और वो टिश्यूज में मूव करेंगे। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं ऑक्सीजन की डिसोसिएशन में, वो हम पढ़ेंगे। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमें समझ आता है क्योंकि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा वो इजीली डिसोशिएट होना चाहेगा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये अपने ऊपर वाले पैराग्राफ के ऑपोजिट पॉइंट्स ही है और आप इन्हें समझ सकते हो। अगर CO2 का प्रेशर ज़्यादा होगा तो CO2 की हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, मतलब ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। उसके बाद हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब कि लो पीएच एंड हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सीजन की डिसोसिएशन में हेल्प करते हैं इन आवर टिश्यूज। उसके बाद दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू द hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissues। तो इससे हमें पता चलता है कि एल्वियोलाई में हमारी ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है और वही ऑक्सीजन टिश्यू में जाके डिसोशिएट हो जाती है हीमोग्लोबिन से। अब अगला एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हर 100 ml हमारा ब्लड का 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब इसी पॉइंट को वो घुमा के कैसे पूछता है, हाउ दिस डेटा कैन बी चेंज्ड। वो आपको पूछेगा एवरी 1000 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड डैश ml ऑफ ऑक्सीजन, और इसका आंसर आ जाएगा 50 ml। अगर किसी बच्चे ने ये मिस किया कि उन्होंने दिया 100 ml ऑफ ब्लड में 5 ml, अगर किसी ने मिस कर दिया तो वो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी भी बन जाते हैं कई बार, जैसे एटम वाला क्वेश्चन था, एटम और मॉलिक्यूल्स में वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। उसके बाद इस ग्राफ को ही हम देखेंगे कि इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है। अब आपको इस वाले ग्राफ में दो लाइंस दिख रही होंगी, दो कर्व्स दिख रही होंगी जो कि सिग्मॉइड है। पहले बात हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या आता है, कि एक कर्व हमारी राइट साइड पे और दूसरी कर्व दूसरी साइड पे है। तो हमने एक कॉमन पॉइंट उठाया, जो पॉइंट है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपना 20 mmHg। अब जो कर्व नीचे है उसका परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन उसी पॉइंट पे है 25%, और उससे ऊपर वाली कर्व का है 35%। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जो हमारी कर्व ऊपर है उसकी ऑक्सीजन से एफिनिटी ज़्यादा है उस टाइम हीमोग्लोबिन की
ऑक्सीजन से एफिनिटी ज़्यादा है, क्योंकि तभी 35% सैचुरेशन हुई। और जो नीचे वाली कर्व है उसकी ऑक्सीजन से एफिनिटी कम है, तभी 25% सैचुरेशन हुई ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से। तो ये हमें समझ आ रहा है। अब ऐसा होगा क्या, अब हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हमें चाहिए कि ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो कम हो, मतलब ऑक्सीजन अपने हीमोग्लोबिन से बॉन्ड इजीली तोड़ सके। तो ऐसी जगह हमें पड़ी थी हमारे टिश्यूज में। हमारे टिश्यूज ही वो जगह है जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से एफिनिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि तभी हमारी ऑक्सीजन टिश्यूज में रिलीज आउट होगी, जहाँ पे वो बाकी सारे प्रोसेसेस में यूज होगी। मतलब हमारे टिश्यूज में हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है वो राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर राइट साइड को शिफ्ट होगा तो सेम पार्शियल प्रेशर पे हमारी सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। मतलब इसके राइट साइड शिफ्ट होने से हमें फ़र्क क्या पड़ा? इससे फ़र्क ये पड़ा, जहाँ पे 20% 20 mmHg ऑफ ऑक्सीजन के प्रेशर पे पहले हमारा 35% सैचुरेशन हो रही थी, अब वही सैचुरेशन हमारी 20% से ज़्यादा पे होगी। तो इस ग्राफ से हमें ये फ़र्क पड़ा। अब टिश्यूज़ में ऐसा क्या चीज़ हो रही है कि हमारे सैचुरेशन कम हो जा रही है हीमोग्लोबिन की। वो पॉइंट हमने अभी अभी पैराग्राफ में भी पढ़े, हम उन्हें फिर से पढ़ेंगे। तो पहला, लेस पीएच, मतलब ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ये फेवर करती है ऑक्सीजन की डिसोसिएशन को, जिसके कारण हमारी सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो गई। उसके बाद हाई टेम्परेचर भी फेवर करती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन को, इसीलिए 35 टू 25 फिर से हमें समझ आ रहा है कि कम क्यों हुई। हाई प्रेशर ऑफ CO2, अब टिश्यूज ऐसी जगह है जहाँ पे CO2 रिलीज होती है, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो हाई रहेगा। अब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से फर्क क्या पड़ा कि पहले हमारी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर रही थी, अब एक नया मॉलिक्यूल आ गया CO2 का, जो कि हाई है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में। अब ये CO2 O2 की सैचुरेशन में इंटरफेयर करेगा, क्योंकि CO2 भी चाहेगा कि मैं भी हीमोग्लोबिन में बाइंड हो जाऊं, इसी कारण भी हमारी सैचुरेशन कम हो गई। अब ये मॉलिक्यूल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, पर आप याद कर सकते हो 2-3 BPGB अगर हाई अमाउंट में है तो हमारी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन डिक्रीज हो जाती है, और इसी डिक्रीज को हम बोहर इफेक्ट भी कहते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क दूंगा मैं। हमने देखा कि ये कर्व के राइट शिफ्ट होने में क्या रीज़न है। अब होमवर्क में यह है कि अगर इस कर्व को मैं लेफ्ट शिफ्ट कर दूं तो उसके लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कौन से होंगे, और वो कौन सी जगह पे राइट शिफ्ट होगी, और सॉरी लेफ्ट शिफ्ट होगी अपनी ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो इसी के साथ हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम अपने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से पढ़ेंगे, और इसी के साथ अपनी ये वीडियो एंड होती है।